हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। यहाँ हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। सौरमंडल में जो पृथ्वी है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, चैप्टर के ऊपर ही एक छोटा सा इमेज बना के दिया गया है। ये सौरमंडल में जो पृथ्वी है यहाँ पे, ठीक, पृथ्वी, इसके बारे में हम यहाँ पे पूरी जानकारी है। ये हमारा पूरा सौरमंडल है। यहाँ पे सारे ग्रह देख सकते हो, ठीक, बुध हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, फिर उसके बाद शुक्र हो गया, शनि, ऐसे करके सारे ग्रह इसमें हैं, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो ये शुक्र है और ये मंगल हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक। उधर शुक्र, इधर मंगल और वो बुध ग्रह ये इधर है, ठीक ना। तो हम इसमें सिर्फ इस अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी इसमें हम लेंगे। इसके आगे हम बच्चों देखेंगे अपने चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। स्टार्ट है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, मतलब वो आसमान जो है उसको, ठीक, दो पैरों वाला आकाश नहीं देख सकते उसमें। तो आसमान को देखने में अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है ये भी देखो। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जैसा कि जैसे जैसे शाम होना शुरू करती है, दिन ढलना शुरू करता है, तो आसमान में देखोगे एक दो जगह थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता हुआ तारा दिखता है, फिर दूसरा दिखता है, फिर और अंधेरा होने लगता है। ऐसे करते करते जैसे पूरी अंधेरा हो जाता है, शाम रात होने लगती है, वैसे ही बहुत सारे तारे दिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे सूरज पृथ्वी के पीछे साइड में छुपना शुरू करता है, जैसे जैसे पीछे होने लगता है और सूरज की लाइट कम लगती है, तो उसके दूसरी साइड वाला जो पोर्शन होता है, लाइक जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये सूरज हो गया, ठीक है ना। जब इसके बैक साइड से लाइट, यहाँ पे इसकी लाइट आने शुरू करती है, तो यहाँ क्या होगा? अंधेरा होगा, ठीक। अब इस साइड में डार्कनेस होगी। अब यहाँ जो तारे होंगे वो दिखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। जब छोटे 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 टिमटिमाते हुए इधर इधर दिखने लगेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आकाश में क्या हो, हीरे जड़े होंगे, ठीक। तमाम छोटे छोटे तारे दिखेंगे और टिमटिमाते भी दिखते हैं। कुछ कम टिमटिमाते हैं, कुछ ज़्यादा चमकते हुए दिख रहे होते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। आप पाएंगे कि उसमें देखने के बाद कि कुछ जो तारे होते हैं, जो कुछ तो टिमटिमाते हैं और कुछ उसके बाद एकदम चमक रहे होते हैं। जैसे चांद पे लाइट जल रही होती है, चांद पूरा चमक रहा होता है, वैसे ही वो चमक रहे होते हैं। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। जब भी रात होती है, चांद दिखना शुरू होता है, तो हम तारों के साथ चांद को देखते ही देखते हैं। यह अलग अलग समय में अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। मतलब पूरा चांद, ये पूरा गोल एकदम ऐसा, जो पूरी लाइट आ रही हो, पूरा चांद दिख रहा हो, आधा नहीं दिख रहा हो, आधा अधूरा नहीं दिख रहा हो, तो महीने में सिर्फ एक बार ही दिखता है। और जिस दिन वो दिखता है उस दिन उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा वाला रात कहते हैं। और ऐसा ही जिस दिन पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, जैसे चांद ये धीरे धीरे क्या होगा, घटना शुरू हो जाता है। ये घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, एक दिन इतना बचता है, लाइक ऐसे, ठीक। और फिर ये भी घट जाता है और पूरा ही जब ये ख़त्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद जब ये पूरा ख़त्म हो जाता है, 15वें दिन है, तो अमावस्या हो जाती है। जब पूरा अंधेरी रात हो जाती है, चांद दिखता भी नहीं ज़रा सा, तो अमावस्या कहा जाता है उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात को अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ऐसे समय में अगर आसमान साफ़ है तो हम आराम से आसमान को देख सकते हैं। और जब अंधेरा होगा तो चमकती चीज़ें उसमें दिखेंगी, ठीक है ना।
लेकिन बादल नहीं होने चाहिए उस समय। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं अन्य सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं देख पाते हम? क्योंकि जहाँ पे एक छोटी टॉर्च होगी, समझ लो लाइक ये छोटा बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, इसकी लाइट कितनी होगी, वहीं हमने एक बड़ा बल्ब लगा दिया तो किसकी लाइट ज़्यादा होगी? ठीक है ना, इनकी। अब ये जो छोटा बल्ब हमारा है 0 वाट का, ये तब हमें दिखेगा, तब इसकी लाइट दिखेगी जब हम इसको बंद कर देंगे। जब इसको हम ऑफ़ कर देंगे तब, जैसे नाइट बल्ब आप लोगों का होता है ना, सारी लाइटें बंद कर देते हो, रात में घर में जो छोटी लाइट भी जल रही होती है उसका भी उजाला लग रहा होता है नाइट बल्ब का, ठीक उसी तरह से तब हमें इसकी लाइट दिखती है। लेकिन आसमान में ऐसा क्यों होता है? आसमान में जो सूरज है, ये सूरज हो गया, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक, तो ये पृथ्वी के करीब है 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक, तो उसके बाद ये इसके करीब है। लेकिन जो और तारे हैं जो दूर 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 होते हैं वो बहुत दूर हैं, तो इसकी लाइट यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही होगी। लेकिन जो दूर दूर हैं, जब इसकी लाइट कम होने के बाद ये यहाँ तक लाइट हमें दिखना शुरू हो जाती है। तो हम रात के समय जब सूरज नहीं दिखता तो हम ये सारी चमकीली चीज़ें हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है, इसके वजह से हम नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये हमारे बहुत करीब है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक है। रात के समय जो आसमान में चमकती हैं ये सारी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो तारे की डेफिनेशन में क्या आपने पढ़ा? तारे की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जो भी खगोलीय पिंड जो भी है, जो खगोलीय पिंड है, ठीक है ना, उसके पास अपनी एक तो ऊष्मा होगी, ठीक, और अपना प्रकाश होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। तो सूरज के पास अपनी ऊष्मा भी है, हीट भी है और एनर्जी भी है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? तारा। तो सूरज भी एक हमारा इस प्रकार हमारा तारा हो गया इस प्रकार से। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। कह रहे जो ये रात के समय में जो ये देख रहे हो ना, ये डॉट डॉट से ये जो चमक रहे हैं, ये छोटे छोटे बड़े, ये अपने सूरज जितने बड़े हैं, या पता उससे भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर हैं इसलिए हम इनको बहुत दूर के वजह से हम छोटे छोटे देख पाते हैं, ठीक है ना। हमें जो दिखते हैं ये बहुत छोटे दिख रहे होते हैं, तारों की तरह चमक रहे होते हैं। जो ज़्यादा बड़े दिख रहे होते हैं वो और भी बड़े हो सकते हैं। अब ये तो पता नहीं, क्योंकि इनकी लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष जो इनकी दूरी नापी जाती है प्रकाश वर्ष में है, ठीक है, मिलियन ट्रिलियन में है, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते। अभी इतनी टेक्नोलॉजी हम लोगों की डेवलप नहीं है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। अब उनकी हीट और लाइट हम महसूस नहीं कर सकते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब कोई सी भी चीज़ है, जैसे हमारा अगर कोई प्लेन ही उड़ रहा होता है, ठीक है ना, जब प्लेन उड़ रहा होता है तो क्या करते हैं हम उसको अगर देखते हैं तो बहुत छोटा दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ दिखेगा तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे कर सकते हैं कि इतना सा चुद्दू सा है, छोटा सा चिद्दू सा, ठीक है ना। तो और वैसे देखने में तो ये तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, और पास में जब जाओगे, जब एयरपोर्ट पर खड़ा होगा तो तुम खुद इसमें आ जाओगे, है ना, इतना बड़ा होता है। तो वो बहुत दूर दिख रहा होता है, इसीलिए हमें छोटा होता है, देखने में छोटा दिखता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। कभी कभी हम लोग इमेजिन नहीं करते, ये देखो ये सारा तारा मिलके ये बन रहा है, वो बन रहा है, ऐसा करके इमेजिनेशन हमारी जो होती है, तो ऐसे करके बहुत सारी आकृतियाँ बन रही होती हैं देख के।
ठीक है। तो वो जो आकृतियाँ बनती हैं ये नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। अर्सा मेजर और बिग बियर करके इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल, तारों के समूह होते हैं ना, जैसे ग्रुपिंग करके तारे दिख रहे होते हैं, तो वो एक नक्षत्र मंडल होता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है, 7 स्टार, ठीक है। उसमें सप्तऋषि है जो बहुत आसानी से हम पहचान लेते हैं। सप्तऋषि 7 स्टार जिसको कहते हैं, यहाँ पे 7, सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब देख सकते हैं इसे, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारों का क्या समूह है जिसको हम अर्सा मेजर का ही भाग मानते हैं। आपने परिवार या पड़ोस, अपने कह रहे कि अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। अब जो पढ़े लिखे होंगे, जो समझदार लोग होंगे, जिन्होंने इसके बारे में जाना होगा, तो उनसे अगर आप संपर्क करोगे तो वो बताएंगे कि ये नक्षत्र मंडल है, देखो ये, हाँ ये तारे हैं, ये ऐसे नक्षत्र मंडल बना हुआ है, तो उसके बारे में बताएंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा दिशा को बताता है, उत्तरी तारा जो दिशा को बताता है, ठीक ना, कि ये डायरेक्शन जो है, ये दिशा जो है क्या है, उत्तर की दिशा है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तभी तो एक ही स्थान पर रहता है, इसीलिए क्या हम उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की हम पहचान लेते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कह रहे कि सप्तऋषि जो तारे हैं उनकी सहायता से हम ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। चित्र में दिखाया गया है जैसा देखते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसमें आगे की ओर बढ़ाया जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। ज़रा एक बार देख लेते हैं ध्रुव तारे की ओर कैसे इंगित करता है। ये जो इसके 2 तारे हैं, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से इनको मिलाया और ठीक इनके सामने ही जो दिखेगा तारा, वो बड़ा तारा, वो ध्रुव तारा होता है, ठीक है ना। तो ये ध्रुव तारा हो गया, मतलब नॉर्थ या उत्तर की दिशा बताता है। जहाँ ये जिधर है उधर उत्तर की दिशा प्रेजेंट करता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब जैसे कि जो कुछ ग्रह हैं उनके पास, खगोलीय पिंड जिनको कहा जाता है, अपनी लाइट नहीं होती, उनके पास गैस वूस होती नहीं, तो लाइट कहाँ से होगी उनकी। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी हो गई और सारे 8 ग्रह हैं, ये सब क्या ग्रह कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक, अर्थात चारों ओर से घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से और चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों है? कहते हैं कि जैसे पृथ्वी से चंद्रमा देखने में चमकता है, ठीक चंद्रमा से अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी हमें चमकती हुई दिखेगी, क्योंकि सूरज की लाइट दोनों पर पड़ती है। अब यहाँ से देखते हैं तो वो हमें चमकती हुई दिखेगी, और वहाँ से देखेंगे तो पृथ्वी हमें चमकती हुई दिखेगी। रोचक तथ्यों में देखें, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। कह रहे बढ़िया अगर दूरबीन है तो उससे हम इसको देख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट पेज का ये है, ये डायग्राम है, ये अपना आप बना के इसको अच्छे से, ये देखो ये क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे बहुत सारे उल्कापिंड्स वगैरह हैं, ठीक है ना। ये उसके बाद ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और जो इसी के बाहर जो आते हैं ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ठीक। और ये यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है, कितने दिन में चक्कर लगाते, कितने दिन में कितने किसके चांद है, ये सारा चीज़ आप इसको नोट कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है ना। चलते हम नेक्स्ट पेज पे। क्या आप जानते हैं
पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य के से संबंधित, इसीलिए सूर्य परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। कह रहा है कि इसका सौर शब्द को यूज़ करते हुए और भी अधिक शब्दों को लिखने की कोशिश की है। क्या जो ये सोल थे ना, सोल देवता कहा जाता, तो ये सूर्य देवता को ही कहा जाता था सोल, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बातें ऐसे फैक्ट्स दे दिए जाते हैं जो नहीं जानता इंसान, उसके बारे में भी यहाँ बताया जाता है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जो चंद्रमा दिखता है उसको एक हम उपग्रह कहते हैं, वो पृथ्वी का उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर्य है, मतलब पृथ्वी के साथ चलता रहता है तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये तो चक्कर लगाती है, ठीक है ना, लेकिन ये पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और इसके साथ साथ ही पूरा घूमता रहता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें इसकी एक ही तरफ की दिशा दिखती है, एक ही तरफ की सतह देख पाते हैं हम। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के आपस हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। कह रहा है कि ये 7 ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा भी, और उनके अलावा जैसे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, तो ऐसे करके और भी ग्रह हैं जिनके उपग्रह हैं, और एक से ज़्यादा भी हैं उनके पास उपग्रह, ठीक है ना। तो इस प्रकार के चंद्रमा उनके पास हैं। बात आती है सौरमंडल शब्द की। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं उसका मुखिया क्या है? सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल अगर मतलब एक तरह से मान लेते हैं ऐसे है, तो ये सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रह, फिर ये ग्रह, ऐसे कर करके फिर इधर जो क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड वगैरह, फिर उसके बाद ये ऐसे, और ये सब इसके चक्कर ऐसे लगाते रहते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ये सारे जो है ना ऐसे चक्कर मारते रहते हैं, ठीक। इसी प्रकार का हमारा ये सौरमंडल है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। कह रहे सबसे नज़दीक तो है ही है, लेकिन फिर भी हमसे क्या है, बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक। 1-2 नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे सूर्य जो है पृथ्वी से है। ग्रह कौन कौन से हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार हैं। वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं, ठीक। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, ठीक। कह रहा है कि दूरी के अनुसार इनको इंग्लिश में नाम को याद करने के लिए बता। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, ठीक है। तो इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, या कोई और भी ट्रिक बना के आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एक और ट्रिक होती है कि अगर आपने देखा होगा ग्रहों के नाम, इसको देखेंगे तो बुध हो गया पहले, ठीक। अब सोम से हम इसको सौर्य को कर लेते हैं, सूरज को गैप कर दिया बुध के बाद गैप किया तो बृहस्पति आता है, ठीक है। बृहस्पति को गैप कर देते हैं, फिर आ गया हमारा शुक्र के बाद शनि,
और रवि को हम पृथ्वी मान लेते हैं। फिर गैप करेंगे तो हमारा आ जाएगा मंगल। फिर बुध को गैप किया तो बृहस्पति आ गया। फिर उसके बाद शुक्र को गैप किया तो हमारा शनि आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ तक ये है। खैर, अगर जैसे भी तुम्हें समझ में आता वो ट्रिक आप लगा सकते हो। चलते हैं आगे। यहाँ दिया है शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषा के लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे एक भाषा में किसी का हम उपयोग करते हैं, वो दूसरी भाषा में उसका प्रयोग का हो सकता है। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो शब्द का अर्थ है और पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है इसके बारे में लिखना, उसके बारे में पढ़ना। आए पृथ्वी से संबंध में और अधिक जानकारी ले। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन और जियोआईडी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये सारे वर्ड यहाँ से हैं। तो ये सारी साइड में जो बॉक्स में दिया गया होता है ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों और खगोल शास्त्री कहते हैं आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। मतलब वो कहते थे कि सूरज की रोशनी जाती है और इनसे टकरा के तो हमें पता लगती है, तो ये प्रकाश में हो जाते हैं जिससे ये चमकने लगती हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। मतलब जो ग्रह होता है ना, जो ये सूर्य हो गया और जो ग्रह हो गया जिसमें एक परिपथ पे चक्कर लगाते हैं उसको उसकी कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 88 दिन लगते हैं। 88 दिन में वो अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इन्हीं को ट्विंग्स प्लैनेट कहा जाता है, जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलपिंडी 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इनको क्या है, बौने ग्रह में 2006 में और 2003 में इन सबको बौने ग्रह में घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए जो प्लैनेट्स थे उनसे बाहर कर दिया इन्हें। उसके बाद नंबर आता है पृथ्वी का। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मतलब ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी एक है चपटी है। ठीक, थोड़ी थोड़ी चपटी है, संतरे की तरह है। यही कारण है कि इसके आकार पृथ्वी का आकार है उसको भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। मनुष्य को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, वो मर जाएगा, जी नहीं सकता। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यही कारण है जो पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह बनाते हैं। इन्हीं सब कारणों से पृथ्वी जो है कि सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि पूरे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी पर ही जो है कि जीवन पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले ग्रह की
तरह दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 2/3 भाग उसका पानी से ढका हुआ है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इतनी स्पीड होने के बाद भी जो लाइट की है, फिर भी 8 मिनट पे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है। इतनी स्पीड से चलता है फिर भी। तो कितनी दूरी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी आने में 8 मिनट लग जाते हैं। जीवन के लिए अनुकूल है ये। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। कह रहा है कि पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया हुआ था, उसके बाद कोई भारतीय भी क्या गया हुआ है चांद पर, तो इसके बारे में हम इस पे पता करेंगे। राकेश शर्मा जो हैं वो भारत के पहले, राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए थे। तो हम चांद के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जो और खगोलीय पिंड हैं वो पृथ्वी से क्या है, दूर हैं, लेकिन चांद जो है पृथ्वी से करीब है, इसलिए वो बड़ा हमें दिखता है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ठीक, अब आप पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। वो 15 करोड़ किलोमीटर है और ये लाख है, 3 ही लाख में है, तो ये ज़्यादा हमें बड़ा दिखाई देगा। ठीक है ना। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरह ये उपग्रह है। ठीक है, ये देखो, इसको देख सकते हैं। मानव निर्मित उपग्रह होता है, और एक तो हमारा चांद है ही, दूसरा जो हम लोग रॉकेट सैटेलाइट्स भेजते हैं वो भी एक उपग्रह होता है। एक कृत्रिम पिंड है और यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, स्टूसेट इत्यादि हैं। तो ये अभी जैसे कि चंद्रयान 3 गया हुआ है चांद पे, और 2 भी गया है, ऐसे करके बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं पृथ्वी से छोड़ी गई हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में हम अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। कह रहे ये जो चंद्रमा जो है ना, ये 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक, और उतने ही 27 दिन में वो अपने जगह पे भी पूरा चक्कर घूमता है। इसी परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि वो साथ साथ घूमता भी है और चक्कर भी लगाता है, तो एक ही साइड का हमें उसका भाग दिखता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। गड्ढे गड्ढे जो धब्बे धब्बे दिखते हैं वो दिख रहे हैं। अब पानी तो पाया गया है चंद्रमा पर, ठीक है ना, वही आप क्या कर रहे हैं कि पानी की खोज में गए हैं, बता रहे बर्फ़ के फॉर्म में पाया गया है। अभी उसके अंदर और भी जानकारी करने के लिए हमने चंद्रयान 3 को भेजा है। ठीक है ना, जो हमारे जो इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया, चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है, जो पूरे उसका पता लगाएगा। ये लगभग 24 या 23 अगस्त को चांद पर लैंड कर जाएगा, तो बताएगा फिर उसके बारे में हमारी सारी जानकारी हमें।
उसके बाद बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों व उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो पहाड़ जैसे पत्थर जैसे दिखते हैं ना, वो सब भी चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे मंगल ग्रह हो गया और बृहस्पति, इनके बीच में अभी हमने पीछे देखा था ना, बहुत इतनी लंबी चौड़ी सी प्लेट सी लग रही थी। तो ये सारे छोटे छोटे पत्थर ऐसे हैं, इनके बीच में जो चक्कर लगाते हैं, यहाँ हो गया और यहाँ पे मंगल और ये बृहस्पति हो गया। ठीक है, इसी से यहाँ हम इनर प्लैनेट कहते हैं और इन्हें आउटर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कहा जाता है। 4 अंदर हो जाते हैं, यहीं से 4 बाहर है। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह यहीं से हम निर्धारित करते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। टुकड़े टुकड़े जब हुए थे तो यही इकट्ठा नहीं हो पाए और ये हवा में ही उड़ रहे हैं, तो इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह के ही भाग हैं। उसके बाद बात करते हैं हम उल्का पिंड। बहुत सुना होगा कि उल्का पिंड गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत जगह गिरते हुए सुना होगा, या कई बार उल्का पिंड गिरे हैं तो पृथ्वी पर गड्ढे हो गए हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है और जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले हुए आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? चौड़ी पट्टी वाले रास्ते ऐसे होंगे लाइट के, ठीक है, देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है, ठीक है ना। ऐसे जो पट्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। यह हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ये नदी की तरह बहती हुई प्रकाश को कहते हैं कि ये प्रकाश है, ये लाइट बह रही है, ये नदी है। ठीक, इसी प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। एक आकाश गंगा हो गई, ऐसे ही करते करते बहुत लाखों करोड़ों मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब हम इसकी गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत है, हम इसको भांप ही नहीं सकते कितने उसमें होंगे। उसमें तारे, जो सूरज हमारा बहुत इतना एक बिंदु के जितने समान है, इतना होगा। हमारी जो गैलेक्सी है वो भी इतनी छोटी दिखती होगी। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार से संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यानी कि पता तो नहीं है कितनी बड़ी है गैलेक्सी है, आकाशगंगा कितना बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन बस हम इतना जानते हैं कि हम सब इसके एक हिस्से हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है और जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य का विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। देखो, ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड से जुड़ी आकाशगंगा, आकाशगंगा में सौरमंडल, सौरमंडल में पृथ्वी और पृथ्वी पर हम हैं। ठीक, तो इसी तरह से हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो गए। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।